सम्मिलित रूप है। तो बेसिकली जो लाल किताब है वो काल पुरुष कुंडली के ऊपर पूरी वो लाल किताब है, पूरी पूरी की पूरी ये जो विद्या है वो काल पुरुष कुंडली के ऊपर है, पूरी की पूरी। मतलब इतना डीप में वो गए हैं कि एक हद के बाद लाल किताब समझ में भी नहीं आती, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो और इसकी जो लैंग्वेज है, जो हम व्याकरण ग्रामर बोलते हैं, या कुछ लोग पोइट्री बोलते हैं, कुछ लोग कमेंट्री बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि दोहों के रूप में समझाया गया है, पोएम के रूप में, पोइट्री के रूप में, और कमेंट्री के रूप में इसलिए समझाया गया है क्योंकि इतना आसान नहीं है बेसिकली काल पुरुष कुंडली को डिकोड करना जितना वो आसान लगता है। तो और लाल किताब में क्या है कि फर्स्ट हाउस को अगर बोल दिया कि भाई ये मंगल की जमीन है और शुक्र का ये पक्का घर है, ठीक है, और बेसिकली जुपिटर और चंद्रमा का ये यहाँ पे मित्र ग्रह जो ग्रह हैं उनका ये घर है। तो इसका मतलब सब क्या है, यहाँ पे जो नीच होता है वो शनि ग्रह होता है। मतलब एक ही हाउस के ऊपर, एक ही साइन के ऊपर ये इतने प्लैनेट लगा के देख लेते हैं कि आप एक ही हाउस से मल्टीपल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर ये इस घर में प्लैनेट है तो क्या होगा। और इतना बारीकी से करते हैं कि ये वास्तु को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, जिसका नाम है लाल किताब वास्तु। और उसमें भी एक स्टेप और आ जाता है कि मतलब इसमें आप हाथों की रेखाएं जो पामिस्ट्री है उसको भी आप जो है डिकोड कर सकते हैं। अगर आपको लाल किताब धीरे धीरे समझ में आने लगेगी तो आप सामुद्रिक शास्त्र का भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वास्तु तो है ही है, मगर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लाल किताब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा जटिल भी है क्योंकि वर्चुअल भी है। फिर ऊपर से अगर लाल किताब जब समझ में आने लगती है धीरे धीरे तो उसका फिर पेंडिंग कर्मा भी है। मतलब आप ऋण निकाल सकते हो, कर्सिस निकाल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुंडली में किसी भी कुंडली को आप दुरुस्त करते हैं, उसको बेसिकली उसका शोधन करते हैं, किसी की भी चार्ट की आप रीडिंग करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो आपके पास इतने टूल्स अवेलेबल हैं लाल किताब के थ्रू कि आप कोई सा भी टूल उठाकर कुछ भी या तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं या रेमेडी दे सकते हैं, पेंडिंग कर्मा देखकर सजेशन दे सकते हैं, रेमेडीज दे सकते हैं। मतलब इसके अंदर बहुत कुछ है। और कालपुरुष कुंडली को इतना इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो मैं वैदिक ज्योतिष में बहुत ही अनटच है, बेसिकली वैदिक ज्योतिष में बहुत ही अनटच है कालपुरुष कुंडली। उतना उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, उतना उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि उसमें क्या होता है हर बार लग्न अलग अलग बनता है, फिर आप उसका लॉर्ड देखते हो कहाँ पे गया तो उस हिसाब से। मगर लाल किताब में ये चीज बहुत डीप में जाके समझाइए। तो अगर किसी को काल पुरुष कुंडली पे महारत हासिल करनी हो तो लाल किताब इज द ओनली ब्रांच ऑफ वैदिक ज्योतिष, और बेसिकली ज्योतिष का एक ऐसा अंग है कि आप काल पुरुष कुंडली को समझकर लाल किताब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर काल पुरुष कुंडली, पेंडिंग कर्मा, वर्षफल, रेमेडीज, लाल किताब वास्तु, बहुत कुछ है। इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से इसको पढ़ाने के तरीके हैं कि बेसिक कोर्स, फिर उसके बाद एडवांस, फिर उसके ऊपर और एडवांस, फिर लाल किताब वास्तु का एक अलग से कोर्स। सामुद्रिक शास्त्र कोई पढ़ाता नहीं है लाल किताब का, जहां तक मैं जानता हूँ इसके ऊपर कोई फुल फ्लेज्ड कोई भी कोर्स नहीं है लाल किताब के ऊपर, जहां तक मेरी नॉलेज है, जितना मैंने देखा है। अगर कहीं होगा भी तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, बट फिर भी उसका, क्योंकि ये फेमस जो कहते हैं उसका ये लिम्ब नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ये भी लाल किताब सामुद्रिक शास्त्र थोड़ा अनटच है और थोड़ा क्योंकि डिफिकल्ट भी है बेसिकली, ठीक है। डिफिकल्ट है मगर काम करता है। क्यों काम करता है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे दूंगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आए और आपको पूछे, कोई इंटरव्यू करे और आपको पूछे कि अगर हमारे पास 5 जातकों की कुंडली आती है जिनका सेम बर्थ टाइम है, जन्म समय सब कुछ सेम है, तो जब कुंडली बनी तो उसमें लग्न सेम, प्लैनेट की डिग्री सेम, लग्न की डिग्री सेम, वर्ग कुंडली भी सब कुछ सेम, षष्ठ्यांशा भी सेम, सब कुछ सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, तो फिर जीवन अलग अलग क्यों सबका, और क्यों सबको बीमारी भी अलग अलग दी भगवान ने।
ऐसा क्यों? जब सबकी कुंडली सेम है तो सबको एक ही बीमारी होनी चाहिए थी, सबको एक जैसी धन दौलत शोहरत जिसे बोलते हैं नेम फेम मिलनी चाहिए थी, कोई गरीब है कोई अमीर है, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर आपकी हस्तरेखाओं में मिलता है, क्योंकि किसी की भी हस्तरेखा किसी से मिलती नहीं। आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके हस्तरेखा यूनिक है, यू आर द यूनिक पर्सनालिटी। आप आपसे मिलता जुलता कोई पूरे विश्व पूरी दुनिया में कोई नहीं है, आप अपने आप में यूनिक है। आपकी हाथों की रेखा कभी नहीं मिलती, इसलिए बायोमेट्रिक्स के जहां जहां पर भी आपको यूज किया जाता है एज अ सिक्योरिटी मेजर और एज अ डॉक्यूमेंटेशन, वो इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज यू आर द यूनिक पर्सनैलिटी, यू आर ए यूनिक पर्सनैलिटी। तो आप एक इंडिविजुअल सोल है, आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है, आप एक इम्तिहान देने आए इस जीवन में, वो आपको देना है, और आपका इंडिविजुअल जर्नी है, इसका किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो आपकी हाथों की रेखाओं में दिखता है। तो सबसे बेस्ट बेस्ट जो आंसर है इसका, वो आपका सामुद्रिक शास्त्र के थ्रू है, अगर आपको किसी को एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल के थ्रू सामुद्रिक शास्त्र। और दूसरा आंसर ये, अगर आपसे कोई पूछे तो बोलिए कि कोई भी कुंडली, अगर आपकी कोई कुंडली है तो वो आपकी कुंडली नहीं है, वो कुंडली बनती है, यानी आपका जन्म होता है तो आपके माता पिता के कर्म, आपके परिवार के और जो पूर्वज है उनके कर्म की वजह से कुछ ऐसा अनफिनिश्ड जॉब है, अनफिनिश्ड बिजनेस है जो उनसे रह गया है, या ऐसा कोई कृतक कोई कोई उनसे कृत हुआ है, कोई कार्य ऐसा हुआ है, कोई भगवान मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई अगर पाप है या पुण्य है जो भी है, तो आप उसका हिस्सा है और आप उसको जीने आए हैं बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर किसी ने किसी के फैमिली में किसी ने सुसाइड किया है या किसी की अकाल मृत्यु हुई है, तो बेसिकली वही सोल वापस भी आ जाती है घर में, लीन एज में। ठीक है, तो जब वो आती है तो उसकी वो जो जर्नी है, तो बेसिकली वो जो आई है वो कुछ अनफिनिश्ड जॉब है, उसको कंप्लीट करने आई है वो। ठीक है, तो कोई भी अगर सिर्फ ये बोल दिया जाए कि कुंडली हमने जब देखी, अरे सर ये प्लेनेट खराब हो रहा है, और जिसका हम कुंडली देख रहे हैं दूसरे जातक का, उसका भी वही प्लेनेट उस दृष्टि से खराब हो रहा है, तीसरे का देख रहे हैं तो उसके भी वही प्लेनेट खराब हो रहे हैं, तो सर हम कैसे फिर बाइफर्केशन करें? पांचों लोगों की कंसल्टेशन हम अलग अलग कैसे करें, क्योंकि पांचों का जन्म समय तो सेम ही है, तो कैसे करें फिर? तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले आपका मेन उद्देश्य है कि आप ये पूछेंगे कि अलग अलग जातकों का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वही वही उसकी प्रॉब्लम है बेसिकली। यानी कि अगर किसी को, अगर किसी का शुक्र पीड़ित है, तो हो सकता है कोई बोले कि भाई मुझे जो समस्या है वो ये है कि मेरी शादी नहीं हो रही, और कोई बोले कि सर शादी तो हो गई है बट बच्चे नहीं हो रहे, तो दोनों ही शुक्र से रिलेटेड है। तो जब शुक्र पीड़ित हो रहा है तो शुक्र अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम दे सकता है, तो जरूरी नहीं किसी का, 5 लोगों का शुक्र खराब हो तो उनकी शुक्र जनित समस्या एक ही होगी, सबकी अलग अलग होगी। किसी का अगर शुक्र खराब है तो हो सकता है उसको मेडिकल में, ह्यूमन अनाटॉमी में उसकी प्रॉब्लम शुक्र जनित समस्या कुछ और हो और किसी की कुछ और हो। ठीक है, तो प्लैनेट अगर खराब हो रहा है तो कहने का मतलब ये कि उसका जो रिजल्ट होगा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब लाल किताब में जो इसका इम्पोर्टेंट एक अंग जिसे बोल सकते हैं वो है वास्तु है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, अलग से इसको कोई नाम नहीं दिया है, लाल किताब के अंदर ही इसका समावेश है। जैसे वैदिक ज्योतिष करते हैं तो उसके अंदर कहीं वास्तु की ऐसी कोई चर्चा नहीं है, अलग से आप वास्तु पढ़ते हैं, फिर आप कंबाइन करते हैं दो सब्जेक्ट को, चाहे केपी के थ्रू चाहे नॉर्मल वैदिक ज्योतिष के थ्रू, आप कंबाइन करते हैं दो सब्जेक्ट को। ठीक है, मगर वास्तु की जब हम बात करते हैं लाल किताब वास्तु की, तो लाल किताब का ही पार्ट है वो बेसिकली। तो एक अच्छी बात है, दो अब दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं है जिसको आपको बाद में जो है इनको एक कॉम्पोजिट बनाना है और एक कंपोजिट टेक्निक के थ्रू देखना है। तो ट्रेडिशनल वास्तु में और लाल किताब वास्तु में फर्क यह है कि ट्रेडिशनल वास्तु में वर्चफल नहीं होता है, उसमें वर्चफल का कॉन्सेप्ट नहीं है। लाल किताब वास्तु में वर्चफल का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम ये चर्चा नहीं है हमारा जो सब्जेक्ट है कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, बस ये डिफरेंस हम कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है। ट्रेडिशनल वास्तु में
राशियां फिक्स नहीं, मतलब इसके अंदर राशि फिक्स नहीं होती है। किसी भी जातक का कोई भी लग्न हो सकता है, किसी का वृषभ, किसी का मिथुन, किसी का कन्या, किसी का कर्क, ठीक है। तो वहां पे राशियां जो है फर्स्ट हाउस की फिक्स नहीं है। अगर किसी के फर्स्ट हाउस में नंबर 2 है तो सेकंड में 3 4 होगा। मगर लाल किताब में हमेशा कोई भी लग्न की कुंडली आपके पास आएगी तो आप उसे पहले लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करेंगे और पहले हाउस को मान के चलेंगे कि नंबर 1 है वहां पे। और 2 में जो यानी कि सेकंड हाउस जो है उसमें वृषभ राशि है और थर्ड में जेमिनी मिथुन राशि है। ऐसे करके आप कुंडली को बनाएंगे और सारे के सारे प्लैनेट एज इट इज उठा के बस आपको उन खानों में भर देने हैं। मगर अज्यूम यही करना है कि पहले घर में एक राशि यानी मेष, दूसरे में वृषभ, तीसरे में मिथुन और चौथे में कर्क। अब ट्रेडिशनल वास्तु में हिट थ्योरी होती है, तो हिट थ्योरी आपको नहीं भी पता है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो वहां पे हिट थ्योरी होती है, यहाँ पे हिट थ्योरी लाल किताब में नहीं होती है, ठीक है। तो ये हिट थ्योरी डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है, माइनस करके प्लस करके देखना कि कौन सा प्लैनेट किसको हिट कर रहा है। तो उसके अंदर डिग्रियां होती है कि फल एक पर्टिकुलर डिग्री मेलिफिक होगी और एक पर्टिकुलर जो डिग्री आएगी वो बेनिफिक होगी, ठीक है। मगर लाल किताब में वो हिट थ्योरी नहीं होती है। ट्रेडिशनल वास्तु में लॉर्डशिप ऑफ प्लैनेट होता है कि मतलब 7th हाउस का प्लैनेट 4th में चला गया, 8th का 4th में चला गया, 6th का 4th में चला गया, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। या 12th का 4th में आ गया। तो 4th हाउस क्या होता है कुंडली में? बेसिकली आपका घर, ठीक है। 4th हाउस आपका ये भी डिनोट करता है कि यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट। 4th हाउस की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूँ एग्जाम्पल कि 6th हाउस 4th में चला गया या 4th 6th में आ गया तो उसमें वो ऐसे देखते हैं कि 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में चला गया तो वो देखते हैं अच्छा 4th हाउस में यानी घर में कोई पर्टिकुलर जगह पे एक प्रॉब्लम हो सकती है उस राशि से संबंधित, जो कि छठे घर में होगी या 4th में होगी। मगर लाल किताब वास्तु में लॉर्डशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है वहां पे सिंपली होता है कि कोई प्लैनेट किस घर में बैठा है तो वो अच्छा है या बुरा है वहां पे ऐसे इसको डिकोड किया जाता है। तो और लाल किताब वास्तु में एक मकान कुंडली का कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रेडिशनल वास्तु में मकान कुंडली नहीं होती, यानी लाल किताब कहती है जैसे एक आपकी कुंडली होती है जातक की, ऐसे ही एक मकान की भी कुंडली होती है। यानी मकान का अगर आप मेजरमेंट लेके और आप उसको अगर एक मैप उसका तैयार करते हैं जिसमें कि सब जगह उसकी दिशाएं लिखी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और आपने उसको सब डिवीजन भी किया हुआ है उन दिशाओं का, तो आप उसको उस प्लान को बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऐसे कुंडली की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और उसमें हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये राशि है और दूसरा जो घर है उसमें ये राशि है। तो जब मैं आपको सिखाऊंगा ये वहां पे और क्लियर हो जाएगा ये मकान कुंडली क्या होती है और कैसे हेल्प करती है। बाकी सब कुछ सिमिलर है, जैसे 45 देवताज हैं तो वो यहाँ पे भी हैं, लाल किताब में भी हैं। ट्रेडिशनल वास्तु में मर्म स्थान होते हैं, वो यहाँ पर भी है। साइकिल ऑफ क्रिएशन कंट्रोल डिस्ट्रक्शन बहुत ही कॉमन है, वास्तु का मेन कॉन्सेप्ट ही यही होता है, क्रिएशन कंट्रोल डिस्ट्रक्शन। तो क्रिएशन मतलब इसका जो सिनोनिमस, इसको हम कहेंगे कि इट इज सिनोनिमस विद लॉर्ड ब्रह्मा, बिकॉज ब्रह्मा इज एसोसिएटेड विद क्रिएशन। कंट्रोल मतलब सस्टेनेंस, इसका जो इट विल बी सिनोनिमस विद लॉर्ड विष्णु। और डिस्ट्रक्शन इट विल बी एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा। तो ये कॉन्सेप्ट तो कोई भी वास्तु का आप विद्या पढ़ेंगे तो ये तो बेसिकली हर जगह कॉमन है, इसको आप ओवर रूल या सुपरसीड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट पे एक हाउस प्लान है, पीछे पिक्चर में आप देख रहे हैं, और उसके ऊपर एक कुंडली है। तो यानी कुंडली भी आप देखोगे तो वो मेष लगन की है, यानी कि पहले घर में मेष मानकर ही चला जा रहा है। तो आप मैप के ऊपर यानी कि आप मकान कुंडली को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम इसको भी करेंगे बेसिकली, इसको कैसे हम डिकोड करते हैं। और हाथ जो हस्तरेखाएं उसमें भी आपकी पूरे कुंडलियां होती हैं, यानी कि कुंडली मतलब कि आपकी हस्तरेखाओं में 12 के 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट और 12 राशियां आपके हाथ में होती हैं।
तो ये भी हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा ये लाल किताब का, वरना ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता कि नॉर्मल जो हस्तरेखा शास्त्र है, पामिस्ट्री है, उसमें ये है या नहीं है। मगर लाल किताब में जब मैंने पढ़ा तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा नॉर्मल एक हस्तरेखा शास्त्र से। तो ये भी एक अच्छी चीज मतलब है, और सीखने लायक चीज है बेसिकली ये, ठीक है। तो हमने डिस्कशन किया कि अभी तक हमने वास्तु जाना कि वास्तु इसका एक पार्ट है, हस्तरेखा है, और आगे देखते हैं। तो ये मतलब आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक मकान कुंडली को ड्रॉ किया हुआ है समझाने के लिए। तो आप इधर देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग। ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट जो सन की डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट, ये फायर की डायरेक्शन है, ये साउथ जो मंगल की है, ये साउथ वेस्ट अर्थ की डायरेक्शन है, ये वेस्ट जो शनि की है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ। और तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि जो वास्तु का जो ये मकान कुंडली बनाई हुई है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो ट्रेडिशनल वास्तु होता है, बिल्कुल सिमिलर ही है, कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो जो सिमिलर नहीं है वो मैं भी आपको दिखाता हूं आगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाल किताब के थ्रू हम ऐसा भी कोशिश करते हैं कि हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है घर में, और हम एज ए रेमेडी उसको हटवा सकते हैं वहां से, या किसी चीज को वहां पे रखवा सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई चीज रखवाते हैं, हटवाते हैं, तो बेसिकली कॉस्मोस में प्लैनेट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी जो ट्रांजिट हो रहा है प्लैनेट का, या आपकी जो नेटल हॉरोस्कोप में, हम उसको नहीं कर रहे हैं, बट हम एक मान के चलते हैं कि भाई वो एनर्जी घर में किसी ना किसी तरीके से उस डायरेक्शन को अफ्लिक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक साइकिक वे में, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, उस वे में आपकी मेंटल साइकी कैसी हो जाती है कि आपको लगता है कि हाँ, ये चीज हटाने से मेरे क्लाइंट की थोड़ी सी जो है मदद होगी। क्यों? देखिए, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो है, जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, वो कोई सी भी विद्या हो, तो वो बताती है जीवन में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। मगर मतलब वास्तु, चाहे वो लाल किताब हो चाहे ट्रेडिशनल वास्तु हो, वो ये बताता है कि जो जीवन है किसी भी जातक का, वो डे बाय डे में वो कैसा रह सकता है। क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो घर में पंच तत्व होते हैं, पंचभूत होते हैं, ठीक है। और जब पंच तत्व होते हैं और वो हमारे ह्यूमन अनाटॉमी की बात करें तो 7 चक्रास के रूप में भी आपके शरीर में रहते हैं। तो अगर कहीं इम्बैलेंस आपके घर में इन एनर्जीज में आता है, तो आप एक मेंटल लेवल पे भी उसको फील करते हैं, जिससे आपके चक्रा भी ब्लॉक होते हैं। यानी आपके जो 7 चक्रास हैं, जिसको बेसिकली जब उसमें भी ब्लॉकेज आता है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके घर में भी आप देखोगे वो एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जो आप स्पेस एलिमेंट देख रहे हैं, ये जो ब्रह्म स्थान है, नॉर्मल ट्रेडिशनल वास्तु में इसके ऊपर केतु और जुपिटर का आधिपत्य है, ठीक है। मगर ट्रेडिशनल वास्तु में इसको बुध, मतलब लाल किताब वास्तु में इसको बुध का दायरा मानते हैं। यानी स्पेस जो एलिमेंट है, बुध इस पे आधिपत्य रखता है, ठीक है। तो आप, और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, कहीं पर आपको लगे कंफ्यूजन कि ये जुपिटर का हो सकता है, केतु का हो सकता है स्पेस एलिमेंट, यू कैन टेक इट, क्योंकि जो 9वां घर कुंडली में होता है वो ब्रह्म स्थान होता है, और जुपिटर की राशि जो सैजिटेरियस होती है वो 9वें स्थान में होती है। तो कई बार कोई आपसे पूछ सकता है, इवन आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि 9वां घर में जुपिटर, या जुपिटर के जो शिष्य हैं केतु, तो बेसिकली यहाँ पे वो होना चाहिए। तो आप उनको भी ले सकते हैं, मगर मैं दोनों लेवल पे बता रहा हूँ, आप हर लेवल पे समझने की कोशिश करो। मैं जब मर्क्यूरी की बात कर रहा हूँ,
बुध की बात करता हूं तो ये एक दायरा है, मतलब स्पेस। घर में जो ब्रह्म स्थान होता है वो जो जगह है वो बुध का भी उस पे रोल होता है, मतलब बुध का भी वहां पे कुछ ना कुछ वो गवर्न करता है। तो आप कभी कभी देखना कि जब स्पेस एलिमेंट घर में आपका डिस्टर्ब होगा यानी ब्रह्म स्थान, तो ऐसे लोगों के घर में क्या प्रॉब्लम होगी। घर में अगर जैसे 5 लोग रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको घर में वाणी दोष होगा। या तो कोई चिल्ला के बोलेगा, या कोई गुस्से में बोलेगा, या कोई बहुत कड़वा बोलेगा, या कोई पीछे बैकबाइटिंग करेगा किसी न किसी की चुगली। तो क्या होता है, एक एलिमेंट पे हमारा कभी भी कंट्रोल नहीं होता। 5 तत्वों में से वो होता है स्पेस। और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही होता है, क्योंकि सबको बांध के आप देखो तो इसने रखा हुआ है। और ये ट्रेडिशनल वास्तु में भी इस पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब इस स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। आप ब्रह्मस्थान को खाली कर लें तो डज नॉट मीन कि आपका वास्तु सुधर गया। जब तक आपका वाणी वाणी मतलब बुध ग्रह अच्छा नहीं होगा, जो कि कुंडली का सेकंड हाउस होता है, वाणी मतलब, और धन का भी होता है। तो आप देखेंगे कि कभी कभी बैक बाइटिंग करके, कभी बुरा बोलकर हम अपना सेकंड हाउस खराब करते हैं, और कुंडली में बेसिकली बुध भी खराब करते हैं, और वास्तु में हम जो ब्रह्म स्थान है उसको भी खराब कर लेते हैं। तो बेसिकली बहुत अनटच पार्ट है ये वास्तु का। तो हम ज्यादातर हम काम करते हैं सूर्य पे, ईस्ट डायरेक्शन पे, नॉर्थ ईस्ट पे। तो हम क्या क्या काम करने की कोशिश करते हैं कि हम प्राप्ति पे काम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज, तो नॉर्थ को पकड़ते हैं। अगर हम नेम एंड फेम की बात करेंगे तो साउथ पे वर्क करेंगे। अगर हम गेन की बात करेंगे तो हम वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम की दिशा की बात करेंगे। सोशल कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो हम ईस्ट डायरेक्शन, सूर्य की बात करेंगे। मगर आप देखेंगे स्पेस पे इतना एम्फोसिस नहीं है। मगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने स्पेस पे काम कर लिया तो ये सबको बांध के रखता है। अगर आपने स्पेस पे काम कर लिया ना, जो मैंने आपको एक बहुत सटल वे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर बुद्ध पे काम कर लिया तो बेसिकली सब बंधे रहेंगे। और बुद्ध पे काम करने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि देखिए, कोई घर होगा तो घर खाली तो नहीं रहेगा, घर में हम सब रहते ही हैं। हम जो बोलते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं, वो बेसिकली वो स्पेस एलिमेंट है, वो जिसको आप समझ सकते हैं, आई मे बी रॉन्ग, आप उसको समझ सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। यानी आप जो बोलते हैं उसका रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। और वो ब्रह्मांड में विचरित करते रहते हैं, वो एनर्जी के रूप में घर में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना कभी कभी कि जब बोलो तो अच्छा ही बोलो, सरस्वती जी बैठ जाएंगी। तो मैं इस पे आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी बताऊंगा, बुध ग्रह पे और कुंडली के फर्स्ट हाउस पे। तो कहते हैं ना कि जो भी बोलो अच्छा बोलो, यू नेवर नो कि कब कुछ गलत बोल दो तो वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो तो बेसिकली क्या है कि यस, जब भी बोलो अच्छा बोलो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, अपने लिए भी विश करो तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो। जिसको बहुत फेमस है अभी, क्या बोलते हैं जिसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। या और अगर स्पिरिचुअल में बोल लोगे तो लॉ ऑफ कर्मा बोल लोगे, है ना। तो वो यही है कि यू मैनिफेस्ट, you basically try to manifest those things which you want in your life। तो आपको बोला जाता है कि आप डेली कुछ अच्छा बोलो, मेडिटेशन करो, तो उसके अंदर कुछ मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे करके कुछ अच्छे अफर्मेशन आप यूनिवर्स में भेजोगे। तो इवन आप देखोगे जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, जब आप सीखोगे, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज यही सिखाई जाती है सबसे पहले। और कहीं ना कहीं आप उसको वास्तु से रिलेट करके देखोगे तो आप बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले ना, आप कोई भी हो, आप अपने क्लाइंट को भी ना स्पेस पे काम करने को पहले बोला करो, रादर देन आप ये बोल दो कि अपने घर का आप नक्शा भेजो, या मैं वास्तु विजिट करूं और मैं वहां पे देखूं कहाँ पे मुझे एनर्जी ब्लॉक दिख रही है, मैं कहाँ पे जाके मुझे ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं जो कि काम नहीं कर रहे। जैसे कि आप क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए आप वास्तु कंसल्टेंट है, आपने बोला, क्लाइंट ने बोला मेरे सोशल कनेक्शन कम है या कम हो रहे हैं, मेरे जितने पहले मेरे कनेक्शन थे वो अब कम हो रहे हैं, मुझे टेंडर्स नहीं मिल रहे, पहले मेरे गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट थे, मुझे बहुत काम मिलता था, मगर अब मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई कोई भी मुझे इस तरीके का काम नहीं मिल रहा है। तो आप सीधा ये तो ये है कि अब जाके वास्तु प्रिंसिपल जो भी है, लाल किताब का लगाओ या ट्रेडिशनल वास्तु का लगाओ। तो आप देखोगे इस डायरेक्शन में कोई फॉल्ट है, उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे आप बोलोगे ये हटा दो या फिर यहाँ पे ये रख लो, ठीक है। मगर कोशिश
आप यही करो कि सबसे पहले आप उनका स्पेस एलिमेंट चेक करो सबसे पहले, फिर उसके बाद आप सूर्य की जो दिशा है आप उस पर जाएं और तब वहां पे आप देखें। और तो बेसिकली आपको जो भी एंटी एलिमेंट दिखाई देगा ईस्ट डायरेक्शन में तो आप हटवा देंगे, है ना। और अगर आपको कुछ लगेगा कि मुझे ओवर एंड अबव कुछ और रेमेडी देनी है तो आप वो रखवा भी सकते हैं और कुछ चीज हटवा भी सकते हैं। तो यही होता है मोटा मोटा वास्तु में, इससे कुछ अलग नहीं है। चीजें डिफर वहां हो जाती हैं जब कोई जातक कहता है कि सर मुझसे प्रिडिक्शन नहीं होती है, मैं चाहता हूं मैं एस्ट्रो वास्तु करूं, मैं किसी का भी चार्ट देखकर ये बता सकूं कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। आप विश्वास मानिए मेरी बात का, जब तक आप मैथमेटिक्स के खेल में उलझे रहेंगे तब तक आप एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ज्योतिष इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है, ये आपको हेल्प भी करती हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपको करती हैं। मगर कहीं पे एक ऐसा ब्लॉकेज आता ही आता जब एक इंसान को लगता है कि मैं वो प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं जो जो मुझे करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं वहां पे बोलूंगा स्पेस एलिमेंट इज द एलिमेंट यू वर्क ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे अच्छा एलिमेंट यही है। ये स्पेस एलिमेंट आपके ह्यूमन अनाटॉमी में या आपके थ्रोट चक्र पे रहता है, जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं, जहां पे भगवान शिव ने वासुकी नाग को एज अ ऑर्नामेंट उनको रखा हुआ है, अपने शरीर पर धारण किया हुआ है। तो बेसिकली ये है कि आप स्पेस एलिमेंट को अच्छा कर लेंगे तो धीरे धीरे, मतलब जो बिगनर्स होते हैं या बिगनर से धीरे धीरे इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे होते हैं, फिर थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे होते हैं स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी वाले, तो उनको लगता है कि हाँ प्रिडिक्शन हो ही नहीं रही, तो कहीं ना कहीं एक अनसेटल्ड एनर्जी है उनके अंदर, और वो सेटल होना बहुत जरूरी है। तो वो अनसेटल्ड एनर्जी ही मतलब नहीं होने देती वो प्रिडिक्शंस, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्योतिष को गणनाओं के रूप में सीखे नहीं, वो तो सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम गणना नहीं करेंगे तो हम ग्रिडिंग कैसे करेंगे। जो आप ट्रेडिशनल वास्तु में एक ग्रिडिंग का सिस्टम होता है वो कैसे करेंगे कि भाई मुझे सेंटर निकाल के मुझे 16 दिशाएं निकालनी है, तो वो तो बेसिकली है ही है। मगर कहीं कहीं लगता है कि ये तो चलो हो गया एज अ सोल्यूशन, कि चलो ये प्रॉब्लम है तो मैं तो सोल्यूशन देने हमें जाना है। पर कई बार क्या होता है कि जहां तक सोचता है कि मैं खुद ही बता दूं इमीडिएटली वाइल टॉकिंग विद इन अ मिनट की ये मुझे प्रॉब्लम दिख रही है और फलाना जगह यहाँ पे रखी हुई है। तो कभी ऐसी प्रिडिक्शन के लिए एक कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं ऐसी प्रिडिक्शन करूं, तो मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि स्पेस एलिमेंट पे आप सबसे ज्यादा काम करें, यानी बुद्ध पे काम करें अपने सबसे ज्यादा, यानी विशुद्धि चक्र पे आप उस पर सबसे ज्यादा काम करें और उसके बारे में सीखें। तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो अगर हमारी कारकत्व अच्छे हैं, अगर हमें पता है सूर्य से एसोसिएटेड चीज कौन सी है, शनि से कौन सी है, राहु केतु से कौन सी है, तो आप बहुत अच्छे से एस्ट्रो वास्तु की प्रिडिक्शन कर सकते हैं।